जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग संविधान का भाग 4 डीपीएसपी पढ़ने वाले हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस भाग की इम्पोर्टेंस क्यों है ये तो पढ़ने के बाद ही आप लोगों को समझ में आएगी। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका विस्तार है। इससे पहले हम लोग संविधान का भाग 1, संविधान का भाग 2, संविधान का भाग 3 यानी कि राज्य, उसके बाद दूसरा नागरिकता और तीसरा मौलिक अधिकार तक मतलब चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बस इतना सा मतलब याद रखना है आप लोगों को कि संविधान के भाग 1 से लेके और लगभग भाग 5 तक तो डायरेक्ट मतलब आर्टिकल से प्रश्न आ जाते हैं, तो आर्टिकल वाइज आप चीज़ों को मतलब याद रख लेना। ठीक है, पहला प्रश्न तो यही है, बहुत आता है पेपर में कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया, तो आपको याद रख लेना है आयरलैंड के संविधान से यह प्रावधान लिया गया है। कौन से देश के संविधान से? आयरलैंड के देश के संविधान से यह प्रावधान लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व एक तरीके से अधिकार ही हैं जो नागरिकों को राज्य के द्वारा मतलब दिए जाते हैं, मौलिक अधिकारों की तरह ही। फर्क दोनों में इतना सा है, मौलिक अधिकार राज्य के वृद्ध नागरिकों को मिले हैं और नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य के रहमो कर्म, या फिर मैं ये बोलूँ कि इनको न्यायालय में हम चैलेंज नहीं कर सकते। राज्य दे तो ठीक और ना दे तो ठीक। चलो पढ़ते हैं भाई। आर्टिकल 36 में मतलब नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में राज्य की परिभाषा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में राज्य की परिभाषा है वो आर्टिकल 36 में है। आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है कि इस भाग में जिन तत्वों का उल्लेख है, मतलब आर्टिकल 36 से लेके और आर्टिकल 51 तक जो हम अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं, इन अनुच्छेदों के अंतर्गत जो भी प्रावधान हैं उन प्रावधानों को लेकर हम राज्य को या फिर किसी आर्टिकल विशेष की वजह से न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। राज्य दे तो बढ़िया और ना दे तो बढ़िया, तो इन तत्वों के आधार पर न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, मतलब ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, जरूर अच्छे से याद रख लेना। इसके विपरीत मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है, याद रहेगा आप लोगों को अच्छे से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है और मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। चलो, आर्टिकल 38 लिखा हुआ है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण मतलब जनता की भलाई के लिए, सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने का प्रयास करेगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये हमारे मौलिक अधिकारों में भी हैं, लेकिन यहाँ पे हम चीज़ों को थोड़ा और तरीके से मतलब समझें तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, जैसे एक तो आर्टिकल 17 हमने देखा था कि भू अस्पृश्यता का अंत कर रहा था, ये भी सामाजिक न्याय ही है। ठीक है, आर्थिक न्याय के अगर देखें तो आर्थिक न्याय के लिए भी मतलब जो आर्टिकल 21 था, आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार जो मतलब दे रहा था, उसी में मतलब अच्छा जीवन जीने की जो व्यवस्था मतलब राज्य कर रहा है, वो भी एक तरीके से आर्थिक न्याय ही है। ठीक है, उसको बहुत बड़ा है, विस्तारित है, ये नहीं कि मैं उसको आर्थिक न्याय तक सीमित कर दूं, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, राजनीतिक न्याय की मैं बात करूं तो मैं आप लोगों से मतलब बोल ही चुका हूं पहले से, हमारी जो प्रस्तावना है उसको भी हम मतलब पढ़ चुके थे, हमारे उसमें मतलब लिखा था आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय। तो राज्य है वो कोशिश करेगा कि लोगों को सामाजिक न्याय दे सके, आर्थिक न्याय दे सके, मतलब असमानता खत्म करे और राजनीतिक असमानता खत्म करे, ये मतलब कोशिश करेगा कौन? राज्य। ठीक है, अब ये कर पाएगा या नहीं, मतलब जैसे मान लो कि वो उसके लिए कौन सा कदम लेता है नहीं लेता है वो एक अलग मैटर है। आर्टिकल 38 के बेस पे हम मतलब राज्य को न्यायालय में खड़ा नहीं कर सकते, राज्य को चैलेंज नहीं कर सकते कि न्यायालय में गए और बोलो कि देखो मध्य प्रदेश सरकार है वो हमें रोजगार नहीं दे रही है ना, मतलब या फिर मतलब देखो उसके पास तो एक गाड़ी है और मेरे पास तो सिर्फ एक मोटरसाइकिल है, फिर कैसे काम चले, मतलब वो अलग मैटर है। ठीक है, आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है राज्य द्वारा कुछ नीतियां विशेषतः सामाजिक, आर्थिक न्याय से संबंधित समान कार्य के लिए समान वेतन। इसको बस समझ लो आप, ये जो सेंटेंस लिखा है, समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला मतलब जो लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है वो भेदभाव नहीं होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन का मतलब ये है कि एक जो कार्य
कोई पुरुष कर रहा है उसको उतना वेतन मिल रहा है, तो वही कार्य अगर महिला कर रही है तो फिर उतना ही वेतन महिला को भी दिया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है। आर्टिकल 39 का को देखोगे तो यहाँ लिखा है समान अवसर के आधार पर न्याय देना तथा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। ये अब सिंपल सी भाषा मतलब लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हमारा मौलिक अधिकार भी है, ठीक है। लेकिन इसको मतलब अच्छे से समझ लो, निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब मामला है, ये क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। आर्टिकल 40 ये ग्राम स्वराज की अवधारणा है, महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है ये। ग्राम स्वराज की अवधारणा, महात्मा गांधी राम राज्य की बात करते थे और बोलते थे कि भारत गाँव में बसता है, और गाँव में बसता है तो जब तक गाँवों का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा। और गाँवों के विकास के लिए जरूरी है कि जो रीजनल बॉडीज हैं, जो एक तरीके से स्थानीय लेवल पर काम करने वाली संस्थाएं हैं, उनका निर्माण करना पड़ेगा, उनको शक्ति देनी पड़ेगी, जिससे कि वो मतलब अपने क्षेत्र का या अपने गांव का विकास कर सकें। जब अपने गांव का विकास होगा, और गांवों से मिलकर ही मतलब हमारा देश बना हुआ है, और हमारे देश की 70% आबादी आज भी मतलब गाँव में निवासरत है। तो ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है वो आर्टिकल 40, हालांकि उसको जो अमली जामा है वो मतलब पहनाया जा चुका है। आप लोगों को पता हुआ है 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा पंचायतों का मतलब गठन हो गया और चुनाव होते हैं, ठीक है। चलो, आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी या असशक्तताओं में काम, शिक्षा या लोक सहायता पाने का अधिकार। भाई इस बात को अच्छे से याद रखो, भारत में रोजगार देना या रोजगार मांगना मौलिक अधिकार नहीं है। समझने की कोशिश करो, मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो, भारत में रोजगार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। हम मतलब चिल्ला चिल्ला के या मतलब जो मतलब धरना प्रदर्शन करें या कुछ भी करें, अगर हम मतलब बोलेंगे कि भैया हमें नौकरी दे दो, हमें सरकारी नौकरी दे दो, हमें ये, तो मतलब हमारे मौलिक अधिकारों में नहीं है। राज्य कोशिश जरूर करेगा कि मतलब वो बेरोजगारी ना फैलने दे, ये अलग चीज है, मैं मतलब संवैधानिक आधार पर बोल रहा हूँ। बाकी उम्मीद तो है ही कि जिन लोगों के हाथ में हमने सत्ता दी हुई है, हम सबने मतलब मिलके बनाया हुआ है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी, मतलब सरपंच से प्रधान से लेके और प्रधानमंत्री तक जनता द्वारा मतलब बनाए गए प्रतिनिधि हैं। तो अब इन प्रतिनिधियों का दायित्व है कि उस जनता के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए और उन जनता को कोई भी मतलब समस्या का सामना न करना पड़े, इन समस्याओं का समाधान मतलब सरकारें करें। तो लेकिन यहाँ पे लिखा है कुछ दशाओं में, मतलब कुछ विपरीत कंडीशंस होती हैं, जैसे बुढ़ापे में या फिर बेरोजगारी या अशक्तता, मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति विकलांग है या मतलब वो व्यक्ति सशक्त नहीं है, मतलब इस कंडीशन में उसको शिक्षा या लोक सहायता मतलब पाने का अधिकार, ऐसे इसके आधार पर जैसे बुढ़ापे में पेंशन मतलब दी जाती है, तो वो राज्य की इच्छा है, वो मतलब दे या ना दे। मैं एक बार हर बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आर्टिकल 36 से लेके जो 51 तक अनुच्छेद लिखे हुए हैं, ये अनुच्छेद राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राजनीति बनाते समय इनका ध्यान रखे, ये राज्य के ऊपर है कि मतलब राज्य रखे या फिर ना रखे, इसमें मतलब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं मतलब चलो आगे का मतलब बताता हूँ। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 42 काम पाने की न्याय संगत मनोवांछित दशाओं का तथा फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, मतलब राज्य कराएगा। चलो ठीक है, देखो पहले भारत में या विश्व के सभी देशों में लगभग मतलब दास प्रथा का प्रचलन था, और सबसे बड़ी बात ये होती थी कि जो दास होते थे उनसे काम तो करवाया ही जाता था, लेकिन काम जिस तरीके से करवाया जाता था वो मानवीय नहीं था। वो तो पशुता से भी बुरा था। हम एक पशु को, जैसे मान लो कि पहले हल चलते थे, अभी भी मतलब चलते हैं, लेकिन अभी मशीनों ने मतलब जगह ले ली उन सब चीज़ों की, ट्रैक्टर से मतलब फसल मतलब होने लग गई सारी की सारी चीज़ें। तो पशु जब हल में मतलब हम जोत रहे हैं तो वो बैल है ना, वो भी मतलब परेशान हो जाते हैं, एक लिमिट होती है उसकी भी, तो उन्हें भी मतलब जो किसान समझता है कि अब हमारे बैल परेशान हो गए तो इनको अब चारे की ज़रूरत है, अब इनको पानी की ज़रूरत है, तो वो भी मतलब रुक जाता है। लेकिन दासों के साथ बड़ा बुरा रवैया होता था। अंग्रेजी जो शासन रहा तब भी, उससे पहले मुसलमानों का शासन रहा तब भी, और भारत में जो राजा रजवाड़ों का शासन रहा तब भी, मतलब एक तरीके से उनको मानव समझा ही नहीं गया, उनको पशुओं से भी बुरी अवस्था में रखा गया, और उनसे काम तो करवाया ही जा रहा है,
लेकिन ये नहीं देख रहे 1% भी कि सामने वाला इंसान बीमार है। अगर उसने बोल दिया कि मैं बीमार हूं तो उससे बोला जा रहा है कि बहाने बना रहे, और जबरदस्ती का उससे बोला जा रहा है 18 घंटे काम। ये नियम थे पहले, मतलब 18 घंटे काम करने वाला मामला, फिर वो 16 पे आ गया, फिर आजकल मतलब 8 घंटा मतलब काम करना, और भी कम धीरे धीरे होता जा रहा है, 6 घंटे 5 घंटे, ठीक है जो भी। लेकिन इंसान को कम से कम 8 घंटे तो भाई नींद चाहिए। फिर 8 घंटे नींद चाहिए, फिर उसका मतलब जो दैनिक जीवन है या दिनचर्या है उसकी, उसके हिसाब के लिए भी कम से कम थोड़ा बहुत समय चाहिए। 3-4 घंटे, वो मान लो 8 घंटे सोने के लिए, 12 घंटे तो यही चले गए। हाँ यार, अब बचे 12 घंटे। अब 12 घंटे अगर तुम उसको सिर्फ और सिर्फ काम पे ही लगा दोगे, तब भी मैं बोलता हूँ कि वो व्यक्ति जीवन कहाँ जी रहा है। वो तो मतलब सिर्फ वो जो गांव में कहावत बोलते हैं, कोलू का बैल, मतलब तो लगा हुआ है बस अपने जो निजी जीवन के लिए। अगर थोड़ा सा भी समय देना चाहेगा तो नहीं दे सकता। हाँ, 8 घंटे का समय ऐसा है कि वो आसानी से मतलब अपने काम पे भी फोकस कर सकता है और अपने जो व्यक्तिगत जीवन है उस पर भी फोकस कर सकता है। मतलब मैं तो बच्चों से बोलता हूँ हमेशा क्लास में, आप सभी लोगों से भी मतलब बोल रहा हूँ कि आप उन लोगों की लफाजेबाजी में मत आया करो कि कोई यूपीएससी टॉपर है और वो बोल रहा है कि मैं 15-15 घंटे स्टडी करता था, रेगुलर में 24-24 घंटे स्टडी करता था, पास में मौसी की लड़की की शादी थी लेकिन मौसी मुझे बुला बुला के परेशान हो गई, लेकिन मैंने मना कर दिया, मौसी की लड़की की शादी में नहीं जाऊँगा। हाँ तो भैया हो सकता है कि तुम पागल रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ईमानदारी पूर्वक और अपने अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को मतलब जीना चाह रहे हो तो 8 घंटे आप स्टडी पे फोकस कर लो, ठीक है। बाकी बढ़िया 6-7 घंटे तो आप नींद लो ही कम से कम। अगर 8 घंटे नहीं भी ले रहे हो तो 6-7 घंटे कम से कम मतलब नींद लो। और बाकी जो आपका समय है ना, उस समय को बढ़िया से अच्छी ज़िंदगी में अच्छे लोगों के साथ रहना, क्योंकि बोला जाता है जैसी रंगत वो जैसी संगत वैसी रंगत। आपकी जो संगत है ना वो डिसाइड करती है आपकी लाइफ को। तो अच्छी संगत में आप रहो और कोई दिक्कत नहीं है। आपके 2-1 घंटे डिस्कशन में निकल गए, 2-1 घंटे आपने अपने माता पिता के साथ बैठ के समय निकाला हुआ है। और आज का जो ज़माना है मैं उस हिसाब से ये भी नहीं बोलूँगा कि अरे नहीं आपको मतलब सिलेक्शन लेना है तो मोबाइल से तो दूर ही होना पड़ेगा। क्यों भाई, मोबाइल क्या कर देगी? मोबाइल को यूज आप करते हो, मोबाइल आपको यूज थोड़ी कर रही है। मोबाइल आप यूज करते हो। हाँ मैं वो बोल रहा हूँ कि मतलब 99% लोग उसका मिसयूज ही करते हैं, लेकिन मिसयूज करने वाले तो आप ही हो ना। आपकी संगत डिसाइड कर रही है ना ये सारी की सारी चीज़ें। अगर आप अच्छी संगत में रह रहे हो, आपकी संगत मतलब ठीक ठाक है, तो आप उस मोबाइल का यूज कर सकते हो अच्छे से। आपको हर चीज़ मतलब मोबाइल पे उपलब्ध हो सकती है। ये तो आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है। बंदूक सुरक्षा के लिए होती है आपके लिए। अब ये थोड़ी होती है कि बंदूक आपके पास है तो मतलब जाके किसी को भी मतलब उड़ा दिया। समझ में आया? अब दुरुपयोग करोगे आप तो कुछ भी कर सकते हो। ये थोड़ी, बंदूक तो मशीन है। बंदूक का मतलब ये थोड़ी मामला है कि तुम बंदूक से ये बोलोगे कि अपने हिसाब से तो डिसीजन लेके बताओ किसको मारना है किसको नहीं मारना है। भाई वो थोड़ी डिसीजन लेके, डिसीजन तो आप लोगे कि किसको मारना है और किसको नहीं मारना है। आ गया समझ में? तो यही मोबाइल का हाल है। मोबाइल में क्या चलाना है, क्या देखना है, कितना यूज करना है, क्या करना है। हाँ, किसी भी चीज़ के एडिक्ट तो मत हो जाओ भाई, ना तो इंसान के ना किसी वस्तु के। और खासकर मतलब मोबाइल का जो आज का समय चल रहा है ट्रेंड में, सुनता हूँ कभी लोगों से कि सर मतलब मैं मोबाइल के बिना मतलब 2 मिनट भी नहीं रह सकता। तो भाई बड़ी समस्या है यार, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी मतलब देखते हैं कि एक बच्चा है वो गेम का इतना एडिक्ट हो गया है कि उसने अपनी माँ को मार दिया या फिर खुद आत्महत्या कर लिया। कोई भी ऐसी मतलब घटनाएं होती हैं। आप समझने की कोशिश करो भाई, ये आपके जीवन को सरल बनाने के लिए हैं। ऐसा मत करो कि इनकी वजह से आपका जीवन कठिन बन जाए, ठीक है। चलो, तो काम की न्याय संगत दशा मतलब तो अच्छी आप काम करवाओ किसी, मतलब आप कंपनी चला रहे हो, आपके यहाँ पे जो वर्कर्स आते हैं उन वर्कर्स पे काम करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको मतलब एक मानव की तरह अच्छे से भाई पंखा लगे हों, जहाँ पे अगर कूलर की ज़रूरत है कूलर, मतलब समझ गए ना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। मतलब अच्छी दशाएं मतलब उसको उपलब्ध करवाओ, ये जरूर आप लोग याद रखो, ठीक है। आर्टिकल 43 को जब देखेंगे, कर्मकार के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर के लिए अवकाश की व्यवस्था करना तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। आर्टिकल 43 है ये। देखो क्या है मामला, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अलग चीज है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां का मतलब मामला अलग है, लेकिन कुटीर उद्योग मतलब जो छोटे लेवल पे उद्योग जो चलते हैं, उन उद्योगों की वजह से गांव लेवल पे आप देखोगे कि बढ़िया रोजगार मतलब मिल रहा होता है उनको। हर व्यक्ति मतलब
कंपनी में तो नहीं काम करने जा सकता, और हर व्यक्ति को कंपनी काम भी नहीं दे सकती बड़ी बड़ी। तो इन चीज़ों को प्रोत्साहित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि गांव के लोगों को गांव के स्तर पर रोजगार मिलता रहे। और साथ ही साथ ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि ये कर्मकार जो भी काम करने वाला मतलब व्यक्ति है, कर्मचारी है, या जो भी व्यक्ति मजदूर है, या उस व्यक्ति को एक काम के अनुसार उसको मजदूरी मतलब मिल जाए उसको। ये कंडीशन नहीं हो कि तुमने 8 घंटे उससे काम करवा लिया और उसको मतलब काम करवाने के बाद बोल रहे हो कि लो 100 रुपये पकड़ो और जाओ। मतलब एक जिस हिसाब से समय का मतलब चीज़ें, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 1947 और आज 2024 एक जैसा मतलब मामला है, ये ठीक है। और अवकाश का जो मामला, ये भी नहीं होता है कि अरे तुमने मतलब छुट्टी कैसे ले ली, एक दिन की छुट्टी कैसे होगी। अरे भाई काम हो सकता है, किसी व्यक्ति को लाइफ है, उसकी इंसान है मतलब, तो ठीक है। ये चीज़ें मतलब आप लोगों को समझ में आ रही हैं। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 43 तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हैं, चलो ठीक है। और जिसको भी थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे क्या है कि देखो, ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में बड़ा फर्क होता है। ऑफलाइन क्लास में मतलब हमारे पास समय होता है अच्छा खासा पर्सनल, मतलब मैं ये बोलूँ 1 to 1 भी ऐसा मतलब मामला है कि अगर आप हमसे बोलते हो कि सर मतलब मुझे थोड़ा सा और समय दे दो, मुझे 10 मिनट दे दो, 5 मिनट और दे दो, तो मैं उसके लिए 10-5 मिनट क्या 10-20 मिनट मतलब एक्स्ट्रा दूँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये चीज़ मुझे ऑनलाइन में नहीं पता कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और आपके प्रश्न क्या हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि आपके लिए ये चीज़ें मतलब स्पष्ट होती जा रही हैं या नहीं होती जा रही हैं। लेकिन ऑफलाइन में मतलब मैं 100% मतलब गारंटी लेता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप निराश नहीं हो सकते किसी भी हालत में, ठीक है। चलो, तो अगर आप ऑफलाइन क्लास मतलब आओगे तो आपको जौरा, कैलारस या सबलगढ़ में से किसी भी ब्रांच को ज्वाइन करना पड़ेगा। आर्टिकल 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेने या उपरोक्त विधान बनाना। देखो देखो, कोई भी कंपनी या कुछ भी चल रही होती है बिना कानून के तो चलती नहीं है ना। कोई फर्म चल रही है तो कोई कानून के आधार पर चले, नियम कानून, वो तो अलग चीज है। चलो बात करते हैं इसकी कि मतलब इनको भाग लेने वाला मामला क्या है। अगर आप कोई छोटा सा छोटा भी काम कर रहे हो और अगर आप अपने साथियों को सैलरी बेस पे रख रहे हो या फिर मतलब एक तरीके से उनको मजदूरों की तरह या फिर नौकर की तरह ट्रीट करोगे, तो वो व्यक्ति अच्छे से काम नहीं करेगा। मतलब ऐसा होता है, 100% अपना मतलब नहीं देगा काम करने में। लेकिन अगर आप उसको शेयर होल्डर बना लो, मालिक बना लो, तो व्यक्ति ये नहीं समझेगा। पहली बात तो उसके लिए यही नहीं होगा कि ये कंपनी मेरी नहीं है, वो व्यक्ति उसको अपनी कंपनी भी समझेगा, और अपना समझेगा तो अपने लिए काम भी वो अच्छे से करेगा। तो उनको अगर आप शेयर होल्डर बनाओगे तो ज़्यादा मतलब अच्छी बात है, ठीक है। चलो, आर्टिकल 43 का सहकारी समितियों का गठन। सहकारी समितियों का मतलब, जब ऐसे अगर मैं ये बोलूँ कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जब साथ में काम करने लग जाए तो उसको क्या बोला जाता है, सहकारी क्षेत्र। मतलब सरकार भी सहायता कर रही है और कुछ प्राइवेट लोग मिलकर मतलब कुछ काम करना चाह रहे हैं, और उसमें हेल्प कौन कर रही है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। तो ये मतलब आप लोग याद रख लो। आर्टिकल 44 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर मतलब स्टार नहीं, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लो, और ज़्यादा लगा सकते हो तो और ज़्यादा लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल तुम्हारी है, जितना लगाओ उतना लगाओ। तो ये मामला क्या है आर्टिकल 44 का, ये है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि हमारा देश है और देश में सभी के लिए कानून एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि सभी देश के नागरिक हैं। यहाँ पे स्पेशली अगर हम मतलब बात करें तो जैसे ये बात ये है कि जैसे शादी विवाहों की मतलब बात होती है, तो हिंदुओं के विवाहों के नियम हैं वो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मतलब सिस्टम चलता है। मुसलमानों का जो मतलब चलता है वो शरीयत के हिसाब से चलता है, ईसाइयों का वो ईसाइयों के हिसाब से मतलब चल रहा है यहाँ पे। तो ये बात ये है कि जो नियम कायदे कानून है वो सबके लिए समान होने चाहिए, और समान होने का मतलब सिंपल सा है, जो हिंदुओं के लिए विधान है वो मुसलमानों के लिए, जो विधान मुसलमानों के लिए वो ईसाइयों के, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे ये डिबेटेबल मतलब मामला हो जाता है। अब ये डिबेटेबल टॉपिक क्यों हो गया, ये डिबेटेबल टॉपिक इस वजह से हो गया, हिंदू तो चाहते हैं कि जो हिंदुओं का विवाह सिस्टम है मतलब एक शादी कर सकते हैं, तो वो चाहते हैं, हिंदू नहीं मेरा मतलब समझ रहे कुछ लोग, तो मुसलमानों को ये होता है कि ये हमारे धर्म में इंटरफेयर है, ये हमारे धार्मिक मामलों में इंटरफेयर है। और धर्म की तो स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकारों का मतलब मामला है, वो अलग चीज है, आप लोगों को पता हुआ है। और हमारे जो शादी विवाह परंपराएं हैं, ये सारी की सारी चीजें मतलब धर्म से संबंधित हैं। तो हम जो 4 विवाह करते हैं, मतलब मैं मुसलमानों की मतलब बता रहा हूँ, इस्लाम का, तो अगर वो 4 विवाह करने का जो मतलब उसमें विधान है उनके शरीयत के हिसाब से, तो वो बोलते हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है। या फिर पहनावे को लेके भी कभी कभी मतलब बातें होती हैं या जो भी है, तो
अब इस पर मैं थोड़ा विवादित विवादित मामला है, तो मैं कोई टिप्पणी तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं बस सिर्फ मतलब आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये समान नागरिक संहिता का मामला है और यहाँ पे अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। अगर सरकार इसको लागू करती है तो फिर सब लोगों के लिए एक जैसा कानून हो जाएगा। अभी मुसलमान मतलब बाकी तो सब कानून एक जैसे ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 100% समानता मतलब थोड़ा सा मुश्किल ही है, बाकी ठीक है, नामुमकिन तो कुछ होता नहीं है। तो समान नागरिक संहिता आप लोगों को समझ में आ गया, और अच्छे से समझना है, 2 घंटे 3 घंटे और टाइम देना है इस पे, तो वो तुम्हें ऑफलाइन क्लास में मिल सकता है, या ऑनलाइन क्लास में मतलब नहीं मिल पाएगा। तो समान नागरिक संहिता का मतलब एक है, सभी के लिए एक जैसा कानून संहिता सबके लिए कैसी होनी चाहिए, सभी नागरिकों के लिए समान। आर्टिकल 45, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा देने का प्रयास, मतलब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए राज्य मतलब शिक्षा दे रहा होता है। आप लोगों ने देखा हुआ है आंगनबाड़ी आड़ी वाड़ी सुनाई नहीं, हाँ, तो वो राज्य मतलब कोशिश कर रहा होता है, और वो सबका मतलब अलग अलग मामला है। तो ये याद रखो आप लोग। आर्टिकल 46 को देखोगे, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं अन्य संबंधी हितों को अभिवृद्धि करना तथा शोषण से रक्षा करना। मतलब राज्य कोशिश करेगा, या आर्टिकल 17 भी हमने मतलब देखा हुआ है, या फिर अन्य भी आर्टिकल्स हैं, हम सरकारी नौकरियों में भी देखें, लोकसभा में देखें, विधानसभा में देखें, इन सब में भी मतलब रिजर्वेशन मतलब दिया गया है SC ST के लिए, या फिर सरकारी नौकरियों में OBC के लिए भी, अभी तो EWS के लिए भी। यहाँ पे मतलब एक तरीके से जो कमजोर लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, राज्य उनके अधिकारों की रक्षा करे, और ना सिर्फ उनके अधिकारों की रक्षा करे बल्कि उनकी समृद्धि के लिए, उनकी अभिवृद्धि के लिए राज्य काम करेगा। ये जरूर याद रख लेना। आर्टिकल 40। आर्टिकल 47 देखोगे तो लिखा हुआ है, लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिषेध लगाने का प्रयास करना। अब देखो कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, आप इतना नहीं जाना है आपको, इतना ज्यादा वाला मामला। मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा सकता है अगर राज्य चाहे तो। मादक पदार्थ मतलब बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशे वाली कोई भी चीज़ें, ये मानव जीवन के स्तर को मतलब क्या है, गिराती हैं, और इनकी वजह से आप लोग देखते भी आए दिन मतलब क्राइम जो होते रहते हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। वो पर्सनल है, अब कोई पर्सनल मत ले जाना कि अरे ऐसी कैसी बात कर रहे हो, बीड़ी पीने पे मतलब कौन प्रतिबंध लगा देगा, वो तो हमें ही पता है। राज्य तो शराब पे भी नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर वो लगाएगा तो फिर मतलब टैक्स गड़बड़ हो जाएगा, तो वो तो कभी नहीं लगाएंगे। हाँ, सिगरेट के पैकेट पे मतलब वो एक गंदी सी तस्वीर छाप देंगे, लेकिन रेट बढ़ा देंगे, फिर भी जो पीने वाले हैं वो पिएंगी। और अगर आप मना करोगे कि मतलब ये सिगरेट पीना गलत है, तो बोल देंगे तेरे बाप की थोड़ी पी रहे। हाँ भैया बिल्कुल सही है, बाप की नहीं पी रहे। दूसरी बात ये है कि अगर मतलब उनसे बोलोगे तो वो आपको ये और बोल देंगे, अगर आप कुछ बोलते हो उनसे कि इससे बीमार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, तो वो बड़ा ये और बोलता तगड़ा सा, हाँ सही है, हम तो मरे ही नहीं है, और एग्जाम्पल दे देंगे, हम आप बुबा बाबा पी तो, और बुबा बाबा पता कितने साल को मरो, 450 साल को। बोला थोड़ा सा तो सोच, थोड़ा बहुत कम लगा ले, 400 लगा लेते समझ रहे, मतलब जानबूझ के ऐसे बोलेंगे कि अरे कुछ नहीं होता, 100 साल के लोग होके मरे हुए हैं, कोई मतलब कुछ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू मांगो। ठीक है भाई, आपकी मनमर्जी है, लेकिन राज्य अगर प्रतिबंध लगाए तो लगा सकता है। शराबबंदी को मतलब बिहार में मतलब शराबबंदी स्टेट गवर्नमेंट ने कर दी, और गुजरात में शराबबंदी स्टेट गवर्नमेंट ने कर दी। हालांकि मतलब जो शराबबंदी करने वाले होते हैं वही फिर मतलब 2 नंबर की पिला रहे होते हैं, वो अलग चीज़ है। ठीक है, चलो आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गौधन के वध पर रोक लगाना। यहाँ पे 2-3 चीजें आपको बहुत अच्छे से रखना है। एक तो ये कि जो कृषि है ना, उसको आधुनिक तकनीकी आधार पर मतलब किया जाए तो बेहतर हो सकता है, लोगों को लाभ हो सकता है, किसानों की आय दुगनी में नहीं होगा, क्योंकि आप लोग कुछ और ले जाओगे, किसानों की आय बढ़ सकती है। पशुपालन अगर अच्छे लेवल की, अच्छी मतलब नस्ल की अपने पास गाय भैंस या मतलब हो, तो अपना जो उत्पादन है वो ज़्यादा हो सकता है, और मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो इससे भी मतलब फ़ायदा अच्छा खासा हो जाएगा। वैज्ञानिक तौर पे अगर खेती की जाए, या वैज्ञानिक तौर पे अगर हम मतलब चीज़ों को समझें, तो उसको जो पशुपालन और कृषि आज घाटे का सौदा है, वो फायदे का सौदा हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जो लिखा हुआ है, गोधन के वध पर रोक लगाना। अगर जो राज्य
गौकसी पे प्रतिबंध लगा देते हैं, या गाय के जो बेचने पे मतलब कटने के लिए बेचने पे, या कसाई खाने जो होते हैं उन पे मतलब रोक लगाने वाला मामला है, वो इसी आर्टिकल का मामला है। आर्टिकल 48 अच्छे से याद रख लेना, गोधन के वध पे रोक लगाना। कौन से अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 48 अच्छे से याद रखो, ठीक है। आर्टिकल 48 का पर्यावरण का संरक्षण करना तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करना। चलो भाई, बहुत बढ़िया से सिंपल सी चीजें हैं, बस आपको समझने की मतलब जरूरत है। पर्यावरण की रक्षा करने के लिए राज्य प्रयास करता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं, और उसका कार्य भी है, ठीक है। वन और वन्य जीव, वनों की भी रक्षा करता है, वन्य जीवों की रक्षा करने, आप पता हुआ है कि आप किसी भी वन्य जीव की मतलब हत्या नहीं कर सकते, नहीं तो आपको पता हुआ है कि दिक्कत हो जाएगी। तो ये अधिनियम मतलब लागू कर रखे हैं सरकार ने, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों, वस्तुओं का संरक्षण करना। अब यहाँ पे देखो ये लिखा है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण करना। हम किसी भी मतलब ऐसी जगह पे जो एक तरीके से देश की धरोहर है, वहाँ जाते हैं और वहाँ पे लिख देते हैं कि काजल तुम सिर्फ मेरी हो और तुम सिर्फ मेरी हो, ये सिर्फ मेरी है, ये बेटा लिखा है, कहीं पे बाप लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, कहीं उल्टी सीधी चीज़ लिखी हुई है। ये एक तरीके से उन स्मारकों को मतलब हम ठेस पहुंचा रहे हैं। वहाँ पे कोई अन्य व्यक्ति जो मतलब बाहरी व्यक्ति अगर देखने आता है तो वो मतलब बोलता है कि देखो यार ये क्या कर रहे हैं यहाँ के लोग, है ना। और दूसरी बात, कभी कभी हम ट्रेन में मतलब बैठ के जा रहे हैं, अब मान लो कि चलो मैं एग्जाम्पल के दे, ट्रेन में बैठ के गए, अब उस ट्रेन में बैठ के गए 3-4 लोग मतलब हैं, उन्होंने क्या किया, बैठे थे और बैठे बैठे उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने लाइट में मतलब लात मारी और लाइट तोड़ दी। अब उनसे जैसे ही मतलब बोला कि ये क्या कर रहे हो, तो वो बोल रहा है कि तेरे बाप की ऐसे ही तोड़ूंगा। हाँ तो भैया सही बात है, बाप की तो है और ये सबके बाप की है, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये किसी व्यक्ति ने तो मतलब नहीं बनाई है, किसी व्यक्ति की मतलब नई, इसको जो कॉस्ट है, इसका जो पैसा है वो पूरे देश की जनता के टैक्स से मतलब ये बनी हुई है। अगर तुम माचिस भी खरीदने जाते हो, रोको यार कौन है, अगर आप माचिस भी मतलब खरीदने जाते हो, क्या आप माचिस भी खरीदते हो तो माचिस खरीदने पे भी आपको क्या टैक्स देना पड़ता है। अब छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, कोई भी चीज खरीदोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो अब जब आप टैक्स देते हो तो उन्हीं टैक्स के पैसे से ये सारी की सारी चीज़ें मतलब आ रही होती हैं, और हम उनको अगर नुकसान पहुंचाएं तो वो देश की धरोहर ही है। तो हम ये किसी भी स्थान पे घूम जा रहे हैं, कोई स्मारक है या फिर, समझ में आ गया, तो इनका संरक्षण करना मतलब किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है, और हमारा भी ये कर्तव्य है। मतलब जब हम इसके बाद जो भाग 4 आएगा, जो 4A है, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ने वाले हैं हम, उसमें समझेंगे भी कि हमारे क्या कर्तव्य हैं। अधिकार लेने के लिए सब तैयार है। जब बात अधिकार की आती है ना, तो अधिकार लेने के लिए सब बैठे हुए हैं। किसी से भी बोलो कि मतलब, तो बस बोलेगा ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट है, तो बोलेंगे सब तेरा राइट है, वो ठीक है, ड्यूटीज भी तो होंगी कुछ। तो जब ड्यूटीज की बात आती है, जब कर्तव्यों की बात आती है, तो पीछे हट जाते हैं। जितनी ताकत लोग अधिकार लेने में लगाते हैं, उसका 0.1% भी अगर अपने कर्तव्यों को निभाने में लगा दें तो बहुत बढ़िया चीजें हो सकती हैं। लेकिन कर्तव्यों को निभाने के नाम पे पीछे हट जाते हैं और अधिकार लेने के नाम पे आगे आ जाते हैं। सबसे पहले कह रहे मेरा नंबर है ना। चलो, तो ये जरूर आप लोगों को याद रख लेना है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, आर्टिकल 50। हमारे यहाँ पे सिंपल सा मामला है, हमारे यहाँ पे जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है और मीडिया है, ये 4 लोकतंत्र के स्तंभ हैं। हमारे यहाँ सिंपल सा मामला है, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करवाती है। न्यायपालिका का, कार्यपालिका के मतलब मामलों में वो कोई इंटरफेयर नहीं है कि मतलब कि न्यायपालिका कार्यपालिका को कोई डिस्टर्बेंस करे। न्यायपालिका एक अलग से है और न्यायपालिका सिंपल सा काम है उसका न्याय करना, ठीक है। और वो चाहे राज्यों के बीच में झगड़े हो जाए तो न्याय करना, जनता और सरकार के बीच में टकराव हो जाए तो न्याय करना, किसी कानून को लेकर टकराव हो जाए तो न्याय करना, मतलब तो न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग है, ठीक है। आर्टिकल 51, ये थोड़ा सा आपको सुकून देगा, भारत की वैल्यू का मामला है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करना, मतलब राज्य या हमारा देश है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करेगा। हम अपने लेवल पर तो बोल ही चुके हैं कि हमारा देश कैसा है, शांति प्रिय देश है। हम किसी भी देश से तब तक नहीं लड़ते जब तक कि कोई सांप के फन पे या सांप की पूंछ पे पैर ना रखे। और ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से पता होगा, हमारे पास मिसाइल हैं, लेकिन सीधा सीधा सा मामला है, नो फर्स्ट यूज, मतलब हम अपने हथियारों का, अपने मिसाइल्स का
पहले किसी के ऊपर प्रयोग नहीं करेंगे। और सिंपल सा मामला है, हम लड़ाकू देश नहीं है, हमें किसी से मतलब ये वाला मामला नहीं है कि आ बैल मुझे मार, या फिर मतलब किसी के ऊपर ज़बरदस्ती के कोई कमज़ोर है तो उसके ऊपर जाके मतलब लड़ने जाना, ऐसा नहीं है। अगर कोई घर बैठे आके मारेगा यार कुछ करेगा और तुम छेड़ोगे, समझ रहे हो ना, समझ गए, तो फिर जब तुम छेड़ोगे तो फिर वो छोड़ेंगे कैसे? ठीक है, तो हमारा देश है भाई, तुम छेड़ो मत, फिर हम छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, हर हर महादेव।